आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं इश्क़े वफ़ा एपिसोड 1। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आपके सामने पेश करने जा रहे हैं एक प्यारी सी प्रेम कहानी जिसका शीर्षक है इश्क़े वफ़ा। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं इश्क़े वफ़ा के सफ़र पर। आसमान गहरे सुरमई और काले बादलों से कुछ यूं घिरा था कि पानी बस उनसे छलक पड़ने को तैयार खड़ा था। यूं तो ऐसे बोकियारोही हरगिज नहीं गवाया करती थी। बारिश की एक एक बूंद से खेलने का मज़ा ही अलग था। लेकिन उस वक्त जज्बात पर काबू पाना भी बहुत ज़रूरी था। आखिर वो अपनी नानी मॉम की अच्छी सी नवासी थी और नानी की सेवा हर मौके और हर मज़े से पहले थी। केशव उसे थोड़ी देर पहले नानी के यहाँ छोड़ गया था। यहाँ आने पर उसे पता चला कि नानी की दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं और अब आगे इतनी लंबी रात आ रही थी। अभी कुछ हफ्ते पहले ही उन्हें हार्ट अटैक हुआ था, इसीलिए अगली सुबह दवाइयाँ लेने का रिस्क आरोही नहीं लेना चाहती थी। ड्राइवर राजू भी जल्द ही अपने घर पर चला गया था। उसकी नानी मॉम उससे दवाइयाँ मंगाना भूल गई थी। इस बात पर भी आरोही को काफ़ी गुस्सा आया क्योंकि उसकी नानी दवाइयाँ वगैरह के मामले में बिल्कुल बच्चों की तरह लापरवाह थी और सख्त बुखार चढ़ा था इस नए मेहमान पर। मतलब समीर विला में आने वाला मेहमान मामा की गाड़ी लेकर जो सुबह से गया तो शाम होने को आई, वापस आने का नाम नहीं ले रहा था और उसका नाम भी आरोही को याद नहीं आ रहा था। भगवान जाने क्या नाम था उसका। यानी हद हो गई, ये भी कोई शराफत है। नानी मॉम ने अपने घर रहने की इजाज़त क्या दी, हाथ पांव पसार कर लंबा ही हो गया। उसने एक अनदेखी अनजाने शख्स पर दिल ही दिल में गुस्सा निकाला जिसके बारे में नेहा ने फ़ोन पर बताया था। पर्स में पैसे और लिस्ट डालकर वो गेट से बाहर निकल आई। मीना आई और नानी पुकारती रही कि मौसम ख़राब है, अकेली मत जाओ, लेकिन उसने एक नहीं सुनी। यूं तो फार्मेसी देखी भाली थी और रास्ता भी छोटा था, लेकिन पैदल जाने का इत्तेफाक आज पहली बार हो रहा था। अब भगवान जाने ये पहली बार पैदल जाने का असर था या मौसम का डरावना रवैया कि उसे हरगिज़ रास्ता छोटा नहीं लग रहा था। अभी चौराहे तक पहुंची थी, फिर वहां से दाएं मुड़ने पर शायद 18वीं या 20वीं दुकान थी। जैसे ही चौराहे से मुड़ी ताबड़तोड़ बारिश का जैसे शावर ही खुल गया। वो बिना कहीं रुके तेजी से आगे बढ़ती गई और फार्मेसी पर पहुंचकर ही दम लिया। सारी दवाइयाँ एक ही जगह से मिल गई, लेकिन बारिश निकलने का नाम नहीं ले रही थी। वो बार बार दुकान की सीढ़ियाँ उतरती, लेकिन बारिश का जोर देखकर 2 कदम पीछे हट जाती। कुछ देर इंतज़ार कर लीजिए मैडम, बारिश अभी रुक जाएगी। फार्मेसी वाला लड़का संजीदगी से कहकर शराफत से रजिस्टर पर झुक गया। आरोही सर हिलाकर बाहर देखने लगी। बारिश की तेज़ी में तो वाकई कमी आ गई थी, लेकिन अंधेरा काफ़ी बढ़ गया था। ज़रा सी देर में सड़क भी वीरान लगने लगी थी। शहर भर के रिक्शे टैक्सियां भी ना जाने कहाँ जा छुपे थे। पैदल जाने का रिस्क अब वो नहीं ले सकती थी। बारिश दोबारा तेज़ हो सकती थी, इसीलिए वो सीढ़ियाँ उतरकर अब सड़क किनारे आ खड़ी हुई और हाथ का छज्जा बनाकर कोई रिक्शा टैक्सी देखने लगी। तभी एक तेज़ हेडलाइट सीधी आंखों पर पड़ी और गाड़ी ठीक उसके सिर पर आ रुकी। आरोही ने तेज़ रोशनी की वजह से एकदम कस के आंखें बंद कर ली। ठग से गाड़ी का दरवाज़ा बंद हुआ और कदमों की आहट कानों में पड़ी। हे एक्सक्यूज़ मी, आप आरोही मित्तल है ना? कान के करीब एक भारी मर्दाना आवाज़ गूंजी। उसने पलकें उठाई। काली आंखें, साफ रंग और खड़ी नाक वाला ऊंचा लंबा वो हैंडसम लड़का उससे कह रहा था, आप आरोही नहीं हैं तो मैं जाऊं? रिक्वेस्ट के लहजे में कहा गया। आप कौन? वो घबरा कर 2 कदम पीछे हट गई। मैं अंगद माहेश्वरी हूँ। मुझे आपके नानी मॉम मतलब माला आंटी ने भेजा है। शर्त यह है कि आप आरोही ही हो। लड़के ने नरमी से कहा। ओह, तो ये है वो नया मेहमान। आरोही बिना कुछ बोले गाड़ी की तरफ बढ़ गई। ज़्यादा किसी सबूत की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि समीर मामा की गाड़ी वो पहचान गई थी। आप कुछ देर वेट कर लेती तो मैं खुद ही दवाइयाँ ले आता। बेकार में आप परेशान हुई। मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। माथे पर बल डाले वो बाहर देखने लगी। मुस्कुराहट दबाकर अंगद ने एक नज़र उसके बालों से गिरती पानी की बूंदों पर डाली और कुछ कहने का इरादा छोड़ते हुए गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। चले मॉम, आई एम रेडी। वो मोबाइल फ़ोन और गाड़ी की चाबियां पैंट की जेबों में फंसाता तेजी से सीढ़ियां उतरा। दामिनी जी ने एकदम विराज की तरफ देखा। वो विवान बेटा, एक्चुअली तुम्हारे डैड ने फ़ोन करके हंसराज अंकल से आने को मना कर दिया है। ओह रियली? विवान ने हैरत से बाहर देखा। बाहर मौसम बहुत ख़राब है और बारिश भी बहुत तेज़ हो चुकी है। अब ऐसे में निकलना काफ़ी अजीब सा लगेगा। तुम्हारे अंकल भी समझ रहे थे इस बात को। उन्होंने बिल्कुल बुरा नहीं माना।
कह रहे थे आपका अपना घर है, जब दिल चाहे आ जाएं। विराट जी ने नर्म लहजे में सफाई दी, लेकिन बारिश में ड्राइव करके जाने का तो अपना ही मज़ा है, ज़रूर आपने मना किया होगा। विवान ने मुस्कुराकर माँ की तरफ देखा तो यामिनी जी ने नजरें चुरा ली। दोनों बाप बेटे खूब जानते हैं कि बादलों की घन गरज और बरसाती बारिश से उन्हें कितनी घबराहट होती है। इट्स ओके, कल का प्रोग्राम देख लेते हैं, मैं अभी चेंज कर लेता हूँ। कुछ नए पेशेंट्स की फाइल्स देखनी थी, वो चेक कर लेता हूँ। मॉम, आप एक कॉफ़ी भिजवा दीजिए मेरे रूम में। कहते हुए वो थोड़ा मायूस सा पलट गया। कितना खुश था ना आज विवान, विराट जी ने मोहब्बत से जाते हुए विवान की पीठ को देखते हुए कहा। क्यों ना हो, आज बरसों बाद वो अपनी पहली बार अपनों से मिलने जा रहा था। सारी जिंदगी अपने खास रिश्तों से वंचित रहा है, जाने कितनी सख्त ख्वाहिश होगी उसके दिल में अपनों के करीब जाने की। यामिनी जी ने ठंडी आह भरकर कहा, अच्छा कोई बात नहीं, आज हमारा वहाँ जाना शायद नसीब में ही नहीं था। फिर बात अब आज या कल की है ही कहाँ। दरअसल बात तो ये है कि हंसराज भाई ने अपने दिल और घर के दरवाजे हमेशा के लिए हम पर खोल दिए हैं। सिर्फ 1 साल पहले तक जब पापा जिंदा थे, हम ये बात सोच भी कहाँ सकते थे। ये तो हंसराज भाई का बड़प्पन है जिन्होंने इतना कम वक्त लिया है फैसले में और पापा की ख्वाहिश के उलट हमें न सिर्फ माफ़ कर दिया बल्कि बात करने की पहल भी की। मैं उनका और पापा का ये एहसान कभी नहीं भुला सकता। विराट जी दुखी के अंदाज में कहते चले गए और यामिनी जी खामोशी से उन्हें सुनती रही। अंगद ने शर्ट के बटन बंद किए और कॉलर ठीक करते हुए कमरे से निकलकर बालकनी में आ गया। रात की बारिश का असर था कि सुबह बहुत धुली धुली और खूबसूरत लग रही थी। बालकनी के ठीक नीचे लॉन था, रंग बिरंगे फूलों के बीच सबसे खूबसूरत दृश्य था वो, जिसे देखते ही अंगद ठिठक कर रुक सा गया। वो रात वाली लड़की नीले रंग के ड्रेस में अपने खुले बाल दाएं शोल्डर पर डाले फूल चुनने में मगन थी। गुलाबी रंगत धूप की चमक से सुनहरी चमकीली से लगने लगी थी। क्या भला सा नाम था, वो जहन पर जोर देने लगा। आरती, आरुषि, अमायरा और हाँ आरोही। अंगद ने हल्के सुरों में शौक से सीटी बजाई और अपने ज़रूरी सामान जल्दी जल्दी हाथों में लेकर तेजी से सीढ़ियाँ उतरने लगा। दिमाग पर एक ही धुन सवार थी कि पार्किंग पहुंचने तक कहीं वो लॉन से चली ना जाए। उसे खिलखिलाती रोशनी में करीब से देखने की ख्वाहिश उस वक्त हर बात हर काम पर हावी थी। लेकिन इस जज्बे का वक्त बहुत कम साबित हुआ, क्योंकि आखिरी सीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते सोच के धारे ने जैसे उसे गहरी नींद से जगाया और अचानक उसके पैरों को ब्रेक लग पड़ी। उसकी शराफत भरी सोच एकदम से कूद कर उसके जहन में आई। वो यहाँ जिस मकसद और इरादे के तहत आया था उसमें कहीं ऐसी शरारतों की गुंजाइश नहीं थी। उसने थोड़ी देर पहले के जज्बात को खुद को सुलाने की कोशिश की और थोड़ी सुस्ती में पोश में आ गया। लॉन की तरफ देखने से जानबूझकर बचते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगा। एक्सक्यूज़ मी, बेहद नर्म आवाज़ पर अंगद ने चौंक कर सर उठाया। वो लॉन की 4 फीट ऊंची दीवार के पीछे खड़ी यकीनन उसी को पुकार रही थी, क्योंकि देख भी उधर ही रही थी। वो बिना कुछ बोले रुक गया और आरोही तकरीबन भागते हुए लॉन से निकलकर पोर्च में आ गई। आप इसी गाड़ी में ऑफिस जाएंगे? फूली सांसों पर आरोही ने मुश्किल से काबू पाया। इरादा तो यही था, लेकिन ऐसा कुछ ज़रूरी भी नहीं, अंगद ने नजरें चुराते हुए जवाब दिया। और वो दरअसल आज नेहा और मैंने मार्केट जाना है, अगर आपके लिए मुमकिन है तो। जी जी बिल्कुल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने फ़ौरन चाबी आरोही की तरफ बढ़ाई। आरोही ने थोड़ी झिझकते हुए उससे ले ली और अंगद ने कदम गेट की तरफ बढ़ा लिए। बात सुने, आरोही ने हिचकिचाते हुए दोबारा पुकारा तो वो सिर्फ मुस्कुरा कर देखने लगा। वो नानी मॉम को पता चला तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। हो, अंगद एकदम हंसा। नहीं पड़ेगी, मेरा एक दोस्त अक्सर मुझे यहाँ से पिक कर लिया करता है, मैं कह दूंगा उसी के साथ गया था, आप बेफिक्र रहें। थैंक यू, वो खुशी से कहती फ़ौरन अंदर दौड़ गई। जेबों में हाथ डाले कुछ देर बिना वजह ही उसी एंट्रेंस गेट को देखता रहा जहाँ से अभी अभी आरोही अंदर गई थी। क्या वो एहसास वाकई सिर्फ एक गुस्ताखी था? जहन ने सवाल उठाया तो वो सर झटककर गेट की तरफ मुड़ गया, बिना अपने दिल को जवाब की मोहलत दिए। वो ब्राउन सूट ज़्यादा अच्छा था ना? के अंदाज में सुकून कर नेहा ने काफ़ी सोच भरी नज़र सामने फैले सुरमई सूट पर डाली। हे भगवान, कितनी कंफ्यूज हो रही हो। घर से निकलते वक्त कह रही थी बरसों से ग्रे सूट नहीं बनाया, और अब ग्रे रंग सामने पड़ा है तो ब्राउन पर सूट अटक गई। आरोही ने नाराज़ लहजे में कहते हुए शॉपिंग समेटी। मैं तो नानी मॉम को अपनी शॉपिंग दिखाने जा रही हूँ। तुमने अगर ये सूट चेंज करना है तो नानी को दिखाने की गलती मत करना, वो दूसरी बार हरगिज़ मार्केट जाने नहीं देंगी। पिछले 1 महीने से आरोही और नेहा की एक रूटीन सी बन गई थी। नानी मॉम का ख्याल रखना। माला मल्होत्री जी, नानी को महीना भर पहले अटैक आया था
और वक्त पर इलाज की बदौलत उनकी तबीयत संभल गई थी। उनकी एंजियोग्राफी हो चुकी थी और वो बेड रेस्ट पर थी। शुरू के दिनों में उनकी दोनों बेटियां दीपा और इंदु जी ने खुद उनका ख्याल रखा। इकलौता बेटा समीर भी भूसावल से छुट्टी लेकर पूना आ गया था। लेकिन जहां समीर को एक हफ्ते बाद दोबारा ड्यूटी ज्वाइन करनी पड़ी, वहीं दीपा और इंदु जी को भी घर बार की जिम्मेदारियों की वजह से अपने अपने घर जाना पड़ा। लेकिन जानती थी कि मम्मी को इतने बड़े विला में सिर्फ मीना आई और ड्राइवर राजू के हवाले करके चले जाना, वो भी इन हालात में बिल्कुल भी मुनासिब नहीं था। दोनों बेटियों ने अपनी माँ माला जी की खूब खुशामदी की कि वो उन दोनों बहनों में से किसी एक के यहाँ पर आ ठहरे। लेकिन माला जी के लिए अपने घर अपनी जगह को छोड़कर जाना हार्ट अटैक से भी ज़्यादा तकलीफदेह था। तभी दीपा जी ने अपनी बेटी आरोही को और इंदु जी ने अपनी बेटी नेहा को उनके देखभाल के लिए भेज दिया। वह दोनों ही पीएससी के पेपर्स देकर फ्री हुई थी। ये दोनों एक साथ नानी के यहाँ रह जाती तो कभी 3-3 दिन की बारियां रख लेती। यूं भी समीर विला उनके लिए एक घर कम और ड्रीमलैंड ज़्यादा था, जहाँ आकर रहना और नानी मॉम के साथ वक्त गुजारना बचपन से छुट्टियों में पड़ा हुआ था। आरोही को नानी मॉम के हार्ट अटैक पर सख्त जहनी धक्का लगा था। उसने बचपन से नानी मॉम को सारे काम खुद करते देखा था। नवासियों के आने पर उनके लिए खाना पकाना, साथ मिलकर टीवी प्रोग्राम्स देखना, समीर की शादी के प्लान्स बनाना, साथ में दुल्हन की तलाश भी, सभी कुछ पूरे जोश के साथ डिस्कस करती थी। नानी मॉम का यूं बिस्तर पर आ जाना आरोही के लिए काफ़ी तकलीफदेह था। जी की जी तोड़ सेवा के पीछे भी यही मकसद था कि वो जल्द से जल्द पहले जैसी एक्टिव और सेहतमंद दिखाई दें। और कुछ उन्हीं 2 नवासियों का नतीजा था कि माला जी अब खुद को पहले से काफ़ी बेहतर महसूस करती थी। अंगद माहेश्वरी की समीर विला में आने की वजह भी उन्हीं की तबीयत थी। अंगद माहेश्वरी समीर के जिगरी दोस्त सचिन माहेश्वरी का छोटा भाई था। वो अपनी जॉब के सिलसिले में पूना आया था। उसे एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंट मैनेजर की जॉब मिली थी। कंपनी की तरफ से रहने का इंतज़ाम भी था, लेकिन समीर और सचिन दोनों ने उसे मशवरा दिया कि अगर वो पूना रहने के लिए जा ही रहा है तो बेहतर है कि समीर विला में रहे, ताकि घर में मर्द की गैर मौजूदगी भी महसूस ना हो। समीर खुद एक रेवेन्यू ऑफिसर था। 2 साल पहले उसकी ट्रांसफ़र भूसावल हुई तो सचिन की खुशी का ठिकाना न रहा। वो दोनों कॉलेज के दोस्त थे और दोनों के बरसों से पुराने घरेलू संबंध थे। आरोही सचिन को तो अच्छी तरह जानती थी, क्योंकि नानी मॉम के घर कई बार उससे मिल चुकी थी। बल्कि समीर मामा के दोस्त की हैसियत से उसे भी सचिन मामा का दर्जा दे दिया जाता था। लेकिन अंगद माहेश्वरी यहाँ सबके लिए नया चेहरा था, सिवाय माला जी की, क्योंकि वो समीर के साथ भूसावल आती जाती रहती थी। आरोही को ज़्यादा गुस्सा इस बात का था कि उनकी सेवा में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो समीर मामा ने अंगद साहब की सेवा को टोकरा भी समीर विला में भेज दिया। नेहा ने अंगद का हंसी मजाक देखकर वो और चिढ़ जाती थी कि भला क्या ज़रूरत है कश्मीरी को सर चढ़ाने की। ये अंगद भाई वो बुरे बुरे मुंह बनाती और अपने काम में मगन रहती, ताकि उसका अंगद से ना तो ज़्यादा सामना हो, ना ही बातचीत करनी पड़े। अंगद सब देख समझ रहा था, लेकिन हमेशा ही उसे अपनी शरारती मुस्कुराहट दबानी पड़ जाती थी, क्योंकि आरोही मैडम को उसकी मुस्कुराहट से दुश्मनी थी। अब ये और बात थी कि आरोही का उससे बचना अंगद को उस पत्थर के सनम के और करीब ला रहा था। वो एक ठंडी आह भरकर खुद को कोसता। अंगद माहेश्वरी इस तरह की दुश्वारियाँ अच्छों अच्छों को खून के आंसू रुला देती हैं, और वो फूल जिसे मोहब्बत कहते हैं, उस तक पहुंचने का रास्ता इतना कांटों भरा है कि तार तार दामन में सिर्फ छेद बाकी रह जाते हैं। सिर्फ ये बात भी कौन मानेगा कि पहली नज़र की मोहब्बत सिर्फ फिल्मी और कहानी समझने वालों का खुद पहली नज़र में ऐसा हाल हो जाएगा। माला आंटी ने जब ज़बरदस्ती बारिश में उसे अपनी नवासी आरोही को, जब तक अंगद के लिए एक अनदेखी शख्सियत थी, को ढूंढने भेजा, तो उसके जहन में कहीं से कहीं तक भी ये ख्याल नहीं था कि चौराहे का मोड़ मुड़ते ही जिंदगी भी एक नया मोड़ काटने वाली है। सड़क किनारे दवाइयों के शॉपर को मजबूती से थाम लाल सूट में भीगी और घबराई सी लड़की पर जब गाड़ी की तेज हेडलाइट पड़ी थी, तो अंगद का दिल एक बार को जोरों से धड़का था, और एक ख्वाहिश जो शिद्दत से मचल आई थी वो ये थी कि बस कुछ देर वो यूं ही बैठा उसे देखता रहे। जिसने तेज रोशनी पर एकदम आंखें बंद कर ली थी और डर के मारे आंखें बंद किए, वो भला के खूबसूरत लग रही थी। ना जाने कब तक उसे ऐसे ही निहारने का मन था, लेकिन बरसती बारिश में ये ख्वाहिश बेवकूफ़ी थी। फिर अपनी सोच को झटकते हुए वो गाड़ी से उतर आया था और उस दुश्मन जान से बात की थी। बिजी तो नहीं हो? एक सुरीली खनकार आवाज़ मोबाइल फ़ोन में उभरी तो एक बड़े खूबसूरत मुस्कान दीवान के होंठों को छू गई। यार नहीं हो बिजी। उसने हाथ बढ़ाकर सामने खुली फाइलें बंद कर दी। लंच के बारे में क्या ख्याल है? तो आ जाऊं? वो होले से हंसी।
नो डियर, सिचुएशन काफ़ी टफ हो जाएगी, हैंडल करना भी मुश्किल हो जाएगा। विवान ने फ़ौरन उसकी बात को रद्द कर दिया। सब ठीक तो है? कोई टाइम वगैरह विजिट पर आए है क्या? कंचन को याद आया कुछ हफ्ते पहले अचानक हेल्थ डिपार्टमेंट के कुछ लोग मेडिसिन वगैरह की चेकिंग के लिए आ गए थे। तब भी वो दोनों लंच के लिए निकलने वाले थे। हो नहीं डियर, उनको हैंडल करना कोई मसला नहीं। एज यू नो कि विवान ऐसे मामलों में हमेशा साफ रहता है। अपनी तारीफ का मौका विवान ने बर्बाद नहीं जाने दिया। आई नो, देन प्रॉब्लम क्या है? यार वो मेरे अंकल ने कुछ देर पहले फ़ोन किया था, वो मुझसे मिलने हॉस्पिटल आ रहे हैं। यहाँ कंचन हैरान हुई और प्रोग्राम बिगड़ता देखकर उसका मूड भी ऑफ हो गया। बस तुम्हें बताया था ना, कुछ दिन पहले हमने पहली बार उनके यहाँ जाना था, लेकिन बारिश की वजह से प्रोग्राम कैंसिल हो गया था। शायद दोबारा इनवाइट करना चाहते हैं। वाह, बड़े केयरिंग हैं। कंचन ने भवें उचकाई। इनवाइट तो फ़ोन पर भी किया जा सकता था। इनफैक्ट उन्हें डायरेक्ट अंकल आंटी से कहना चाहिए, लेकिन लगता है मामला तुम्हें खास अहमियत देने का है। काफ़ी स्मार्ट हो। विवान ने मुस्कुराकर इजी चेयर से पीठ टिकाई। हाँ भाई, अमीर सज्जन लड़के को कौन दूसरे के लिए छोड़ता है, वो भी इकलौता। लेकिन विवान, तुम क्यों इतने एक्साइटेड हो? वो मिलने क्या आ रहे हैं? तुम तो सारे काम धंधे छोड़कर ही बैठ गए। वो थोड़ी नाराज़ हो गई। ज़रूरी है माय फ्रेंड, बहुत ज़रूरी। विवान की आंखों की चमक कुछ अचानक ही बढ़ गई। क्या ज़रूरी है? कंचन का लहजा बदल गया। अच्छा बनना, उसने थोड़े जताने के लहजे में कहा तो विवान मुस्कुरा दिया। यही समझ लो। और हमारा लंच को डिनर में बदल देते हैं। तुम्हारी आज नाइट है ना, तो 8 बजे इकट्ठे यहाँ से निकलेंगे। डिनर के बाद तुम्हें घर पे ड्रॉप कर दूंगा। एग्री? ऑफ कोर्स एग्रीड। वो खुशी से चहके तो विवान ने भी मुस्कुराते हुए फ़ोन रख दिया। नानी मॉम ने नाश्ता कर लिया है क्या? किचन में खटपट की आवाज़ सुन आरोही वहाँ चली आई। नहीं बेटा, मैंने कमरे में झांका तो सो रही थी, मैंने जगाना ठीक नहीं समझा। अभी तक सो रही हैं? वो मुंह में बड़बड़ाई और थोड़ी परेशान से उनके कमरे में आई। माथे पर हाथ रखा तो पल भर को उनकी पलकें कपकपाई। आरोही, बहुत ही कमज़ोर आवाज़ में सिर्फ इतना कहा और हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन उठा नहीं पाई। उनका आधा ऊपर उठा हाथ तड़खड़ाकर दोबारा गिरा तो आरोही का दिल उछलकर हलक में आ गया। वो ठीक नहीं थी। आरोही भागकर किचन में आई और आई को उनकी तबीयत का बताकर अंदर भेजा और खुद राजू को बुलाने बाहर दौड़ पड़ी। वो सामने गेट पर ही खड़ा था। हाथ हिलाकर उसे अंदर बुलाया और वापस लाने की तरफ आ गई। आई की मदद से उन्हें उठाकर व्हील चेयर पर बिठाया। तभी राजू के साथ अंगद भी अंदर दाखिल हुआ। शायद उसे राजू ने बताया था, तुम लोग आंटी को गाड़ी में बिठाओ, मैं ऊपर से कुछ ज़रूरी चीज़ें लेकर खुद ही इन्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा। वो राजू को हिदायत देता हुआ वापस ऊपर चला गया। आरोही ने थोड़ा सुकून महसूस किया। वो भी यही चाह रही थी कि अंगद साथ जाए। राजू और आई नानी को गाड़ी की तरफ ले गए और वो फ़ोन की तरफ बढ़ी ताकि मॉम को उनके तबीयत के बारे में बता सके। लेकिन इससे पहले कि नंबर मिलाते किसी ने रिसीवर पर हाथ रख दिया। आरोही ने चौंक कर सर उठाया तो अंगद ने ना में सर हिलाकर उसे मना कर दिया। अभी किसी को परेशान ना करें, हम संभाल लेंगे, नरमी से कहकर वो बाहर निकल गया। माला जी को दिल की बीमारी के अलावा शुगर की भी दिक्कत थी। शुगर लेवल बहुत कम हो जाने की वजह से वो निढाल हो गई थी। हॉस्पिटल से यहाँ से वहाँ आरोही ने जाने कितने चक्कर काट डाले। अंगद ने आकर रिपोर्ट्स के बारे में बताया तो वह हैरत और खुशी से बिना वजह ही उसे देखे गई। क्या हुआ? अंगद को समझ नहीं आया कि आरोही खुश है या परेशान। उसने सवाल कर डाला। जी कुछ नहीं। वो शर्माकर करीबी बेंच पर बैठ गई। मैं समझी शायद नानी मॉम को फिर से दिल में तकलीफ उठी है। हाँ, डर तो मैं भी गया था, लेकिन शुक्र है मसला सिर्फ लो ब्लड प्रेशर का था। वो रुमाल से चेहरा साफ करता ज़रा दूरी पर बैठ गया। नानी मॉम कब तक यहाँ रहेंगी? उन्हें ड्रिप लगी हुई है, अंदाज़न 10-15 मिनट, और मैं फिर तब साथ ही निकलते हैं। अंगद ने जवाब देते हुए मोबाइल जेब से निकाला। चाहे तो अब घर वालों को बता दें। जी मॉम को बता देती हूँ। आरोही ने नंबर मिलाकर दीपा जी से बात की और उन्हें हॉस्पिटल आने के बजाय नानी के घर पहुँचने को कहा। मोबाइल फ़ोन अंगद की तरफ बढ़ाते हुए आरोही ने एक नज़र उसे देखा। शुक्रिया, आपने आज छुट्टी की, इतनी मदद की। कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं इतना भी नहीं कर सकता तो मेरे यहाँ रहने का फ़ायदा ही नहीं है। और शुक्र अदा करके मुझ पर यह साबित मत करें कि माला आंटी आपकी ज़्यादा सगी हैं। आखिरी अल्फाज अंगद ने मुस्कुराकर कहा तो वो शर्मिंदा हो गई। अंगद उठकर दूर चला गया और वो बेध्यानी में उसे देखती रही। लापरवाही का एक असर जो बिना वजह ही अंगद के लिए आरोही के दिल में पैदा हो गया था। एकदम उसमें कमी का एहसास हुआ और अंगद से हर वक्त बचने का बनावटी खेल भी कुछ टूटता सा महसूस हुआ।
शायद अपनी नानी मॉम के लिए अंगद का जिम्मेदाराना रवैया देखकर अपने अंदर ये बदलाव महसूस हो रहा था उसे। जल्दी करो भाई, आज 2 बार बुलाने आ चुकी हैं। अभी नानी मॉम खुद आ गई ना तो बहुत मज़ा आएगा तुम सबको। आरोही झटपट ज्वेलरी पहनकर बालों में ब्रश फेरकर उन तीनों को डांटती बाहर निकल आई। आरोही और नेहा की दोस्त रूबी की शादी थी तो पिछले शाम से ही दोनों नानी के यहाँ पहुँच गई थी। अब नेहा की छोटी बहन चांदनी और उसके दोस्त साक्षी भी कुछ देर पहले माला जी के यहाँ पहुँच चुकी थी, लेकिन उन सब की तैयारी तो खत्म होने में ही नहीं आ रही थी। आरोही इस ख्याल से नानी के कमरे की तरफ बढ़ गई कि नानी मॉम से पूछती हूँ कि हमें किसके साथ निकलना है। बाहर निकली तो तेज हवाओं ने बाल बिखेरकर उसका वेलकम किया। वो चेहरे पर आई लटों को हटाती कुछ कदम और आगे बढ़ी तो नजर अंगद पर पड़ी, जो बरामदे के कोने पर लॉन की तरफ मुंह किए खड़ा था। आहट पर गर्दन मोड़ी तो आरोही से नजरें जा टकराई। जाने क्या था अंगद की सोई सोई आंखों में, वो झिझक कर आगे बढ़ गई। अंगद ने एक गहरा सांस लिया और 2 स्टेप नीचे उतरकर कदम लॉन में रखे। आज ना जाने क्यों तबीयत बहुत भारी सी हो रही थी, और अजीब बात ये थी कि ऐसा सुबह से नहीं बल्कि 5 बजे जब वो ऑफिस से लौटा तो माला आंटी ने उसे कहा था कि आरोही और नेहा वगैरह की दोस्त की शादी है और उसे ही उन्हें ड्रॉप करना होगा। आंटी की बात सुनकर ही अपने कमरे तक जाते जाते उसकी हालत अजीब होना शुरू हो गई थी। अंगद ने बहुत सोचा कि शायद ऑफिस के किसी मामले की वजह से उसकी तबीयत बोझिल है, लेकिन अब तो यकीन हो गया कि ऐसा कुछ नहीं था। कुछ लम्हे पहले आरोही से नजरें क्या मिली, अंगद के भारी जिस्म पर जैसे किसी ने 2-4 पत्थर और रख दिए थे। गहरे मूंगिया सूट के साथ क्रिस्टल वाइट ज्वेलरी पहने वो बेशक बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, पर जाने क्यों अचानक ही सब बेकार सी सोच ने अंगद को घेर लिया और उसका दिल चाहा भी आरोही को रोक कर कह दी कि हो सके तो वो शादी में ना जाए। सोचने और कहने में बहुत फर्क होता है। ना ही उसे यह हक हासिल था और ना ही उसे रोकने की कोई खास वजह। आज रह रहकर उसे माँ की याद आ रही थी। वो कहा करती थी, अंगद बेटा तुम्हें तुम्हारी 6 सेंसेस से बहुत डर लगता है। किसी वहम या ख्याल का तुम्हारे दिल में जगह पा लेना मुझे बहुत अपसेट कर देता है। अंगद के सेंस की तेज़ी को उन्होंने उसके बचपन से ही महसूस कर लिया था। होने वाले किसी अच्छे या बुरे काम से पहले वो एकदम खामोश और ढीला सा हो जाता था, और चाहने के बावजूद भी वो अपनी हालत में बदलाव पैदा नहीं कर पाता था, और कभी बिना वजह बहुत एक्टिव, पुरजोश और शरारती नजर आता, और उसकी ये खुशी जल्द ही माहौल में किसी खुशखबरी की सूरत में जाहिर हो जाती। सोचता हुआ वो थका सा बरामदे और लॉन के बीच सीढ़ियों पर बैठ गया। तभी आरोही लॉन से निकलकर वापस बरामदे में आई और अंगद को इस तरह बैठा देखकर वहीं रुक गई। अंगद की हैसियत यहाँ घर के मेंबर जैसी थी। ऐसे ड्राइवरों की तरह उसका उन लड़कियों के इंतजार में बैठना ना तो आरोही को अच्छा लग रहा था, ना ही कोई अच्छा रवैया था। आरोही को नेहा और चांदनी वगैरह पर भी सख्त गुस्सा आया, जिन्हें बिल्कुल किसी बात का एहसास नहीं था। वो कुछ सोचकर कुछ कदम आगे आ गई। सॉरी, आपको तकलीफ हो रही है, मैं सबको बुलाती हूँ। सुनिए, जल्दी में अंदर जाती आरोही की बेख्याली में पुकारा, जिसे सुनकर आरोही के कदम वहीं रुक गए। जी, लेकिन कुछ लम्हे इंतजार के बावजूद भी वो कुछ नहीं बोला और फिर अचानक ही उठ खड़ा हुआ। कुछ नहीं, आप बाकी सबको बुला लीजिए, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। बिना उसकी तरफ देखे वो जल्दी से कहता हुआ आगे बढ़ गया और वो हैरत से उसके पेट को देखती रही। जाने क्या कहना चाह रहा था, अजीब है ये भी। कहते हुए वो आहिस्ता से कमरे की तरफ चल पड़ी। शादी वाले घर के आगे गाड़ी रोकी तो नेहा ने अंगद को 2 घंटे वापस आने को कहा। अंदर दाखिल होने से पहले आरोही ने एक बार पलट कर देखा। जाने क्यों वो उससे काफ़ी परेशान और उलझा उलझा सा लग रहा था। अरे सुनो आरोही, यहाँ तो विवान भी है। वो कुछ पुरानी क्लास फेलो से मिल रही थी जब साक्षी उसके काम में बुदबुदाई। अच्छा, कहाँ है? वो शौक से मुड़ी। साक्षी ने दाएं तरफ इशारा किया तो जरा दूरी पर वो दिखाई दे गया। पिछले दिनों अंकल के घर तस्वीरों में उसे देखा था। लाइट ग्रे सूट में वो काफ़ी स्मार्ट नजर आ रहा था। किसी से बात करते हुए अचानक विवान की नज़र साक्षी पर पड़ी तो फौरन पहचान गया, क्योंकि साक्षी से उसकी 2 बार मुलाकात हो चुकी थी। उसने हाथ हिलाया तो वह मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ बढ़ गया। कैसी हो साक्षी? बिल्कुल ठीक विवान, आप यहाँ कैसे? भाई, दुल्हा साहब का बेस्ट फ्रेंड होने का दर्जा हासिल है हमें। बात के दौरान ही उसने बारी बारी उन तीनों को देखा जो नजरें गड़ाए उसी को देख रही थी। साक्षी को फौरन इंट्रोडक्शन की ज़रूरत महसूस हुई। इनसे मिले विवान, ये आरोही हैं। ओह, तो ये है आरोही, हमारी खास दोस्त जो हमसे इतनी दूर दूर रहती हैं। वो उसे गहरी निगाह की कैद में लेकर खुशदिली से बोला। ऐसी कोई बात नहीं, वो एकदम शर्मिंदा हो गई। दोनों बार इत्तेफाक से ही ऐसा हुआ कि आप लोग आए, लेकिन मैं अपनी नानी मॉम के यहाँ थी। दरअसल वो बीमार हैं, इसीलिए मैं और नेहा आजकल वहाँ चली जाती हैं।
आरोही के इशारा करने पर विवान ने नेहा की तरफ देखा। ये आरोही की मासी की बेटियां हैं विवान, ये बड़ी नेहा और छोटी चांदनी। साक्षी ने इंट्रोडक्शन कराया। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, काफ़ी जिक्र सुनते थे आपका, नेहा ने मुस्कुरा कर कहा। अच्छा, वो थोड़ी हैरानी से हंसने लगा। इनके यहाँ हमारा जिक्र हैरत से ज़्यादा तो इज्जत की बात है। जाने क्यों आरोही को उसके लहजे में हल्की सी तंज की कार महसूस हुई। चौंक कर उसने सर उठाया तो वो पूरी तरह आरोही की तरफ देख रहा था। उसकी चमकती शोक निगाह जैसे आर पार हुई जा रही थी। आरोही ने घबरा कर नेहा को देखा। चलो रूबी से मिलाएं, नेहा ने कहा तो उसने फौरन कहा हाँ आओ, और एक्सक्यूज़ मी कहकर आरोही आगे बढ़ गई। उन्हें स्टेज की तरफ आए मुश्किल से 5-10 मिनट ही हुए थे कि विवान भी वहाँ आ गया। रूबी के हस्बैंड से बातें करते उसने कई बार आरोही की तरफ देखा। उसका इस तरह देखना आरोही को गुस्सा दिला रहा था। अजीब, समझ में ना आने वाले अंदाज थे उसके। आरोही का दिल बड़े जोर से धड़का। बाद में जितनी देर भी वो सब वहाँ रहे, विवान उसे हमेशा अपने आसपास से दिखाई दिया। अरे आरोही, ये साहब तो पूरे आशिक हो गए हैं तुम पर। नेहा ने नोट तो कर लिया पर घर तक आने का सब्र नहीं कर पाई और वहीं बोल डाला। नहीं यार, वैसे ही मिजाज से ज़रा बोर्ड लग रहा था। आरोही ने बात उड़ाने की कोशिश की। अरे नहीं, तुम देख लेना, अपना घर बसाने के मौके पर पहला रेड तुम्हारे यहाँ ही करेगा, बल्कि सीधा तुम्हें ले ही ना उड़े। तुम्हारे अंकल का बेटा होने का एक्स्ट्रा फ़ायदा भी तो है इसे। भगवान ना करे तुम भी ना। आरोही ने ज़ोर से उसके बाजू पर मुक्का मारा। रिश्तेदारियों पर अपनी रिसर्च संभाल कर रखो। चलो चांदनी, साक्षी को बुलाते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है हमें आए। अरे आरोही, लेकिन मैंने तो अंगद का नंबर भी नहीं लिया, अब उसे बुलाएंगे कैसे? नेहा को अचानक ख्याल आया। ओह, आरोही ने सोचने के लिए थोड़ा वक्त लिया। खैर फ़ोन कर लेते हैं, वैसे भी वो वापस घर ही गया होगा। आई या नानी मॉम से कहती हैं, उसे भेज देंगी। उसने पर्स से मोबाइल निकाला, फ़ोन आई ने उठाया। आरोही ने अंगद का नंबर पूछा तो उन्होंने कहा कि तब से वो घर पर ही नहीं आया। अब क्या करें, अंगद तो घर ही नहीं गया। आरोही ने परेशानी से नेहा को देखा। साक्षी और चांदनी भी घूमती घूमती वापस आ पहुंची। विवान के साथ चलें, वो हमें ज़रूर ड्रॉप कर देंगे। पागल हो गई हो क्या? साक्षी का मशवरा आरोही को एक आंख नहीं भाया। नेहा ने भी मुश्किल से हंसी रोकी। साथ ही चारों ने बाहर का रुख किया। आरोही अंगद के बारे में सोचती धीमी से चलती सबसे आखिर में बाहर निकली और ये देखकर तो जैसे ढेरों सुकून उसके अंदर तक उतर गया कि अंगद अपनी जगह पर मौजूद था। वो गाड़ी से थोड़ा हटकर उन सबके बैठने का इंतजार करने लगा। नेहा वगैरह तो अंदर घुस गई, लेकिन आरोही सीधी उसके पास आई। कहाँ थे आप? आई ने बताया कि घर नहीं आए। जाने कैसा अपनायत भरा गुस्सा था उसका। अंगद बस देख कर रह गया। यहीं था, आप बैठिए, सीरियस लहजे में कहता हुआ वो गाड़ी की तरफ बढ़ गया। अब क्या कहता है उससे कि सिक्स सेंस के ख्याल ने उसे दूर कहीं जाने नहीं दिया और तब से वो यहीं बैठा था। और पहला सुकून का सांस उसने तब लिया जब आरोही हैरत के साथ गेट से बाहर निकली। निगाहों के मिलने ने उसको बहुत कुछ बता दिया था। आरोही ने उसे देखकर एक इत्मीनान भरा सांस लिया। सुकून और ठहराव की वो हालत जो सिर्फ कुछ सेकंड्स की थी, ना चाहते हुए भी अंगद को खुशी पहुंचा गई। लेकिन करीब आने पर उसका सवाल कि कहाँ थे आप ने साफ बता दिया कि अंदर गुजारे 2 घंटों में वो भी बेसुकून और परेशान रही थी। पर क्यों? अंगद अपने सिक्स सेंस के इशारों को आज पहली बार कुछ समझ नहीं पा रहा था। घर वापस पहुंचे 11 बज गए थे। गाड़ी पोर्च पे रुकी और वो सब आपस में हंसती बोलती अंदर चली गई। अंगद ने शीशे वगैरह चढ़ाकर छोटा मोटा सामान समेटा और लॉक लगाकर अंदर की तरफ कदम बढ़ाने लगा कि तभी आरोही भागती हुई वापस आई। वो चाबी, गाड़ी की चाबी, क्या वो इतनी घबराई हुई क्यों हैं आप? वो परेशान हो गया उसे यूं देखकर। मेरी गोल्ड रिंग खो गई है, शायद गाड़ी में हूँ। ओह चलिए देख लेते हैं। अंगद फौरन मुड़ा। लॉक खोलकर बैक साइड के दोनों दरवाजे खोल दिए। इस तरफ से आरोही देखने लगी और दूसरी तरफ से वो खुद। आराम से। और आरोही, उसकी बौखलाहट और जल्दी को देखकर अंगद को टोकना पड़ा, क्योंकि इस अंदाज से ढूंढने पर मुमकिन नहीं था कि चीज़ मिल जाए। गाड़ी के सेंटर लाइट और मोबाइल की टॉर्च ऑन करके उसने आरोही को बाहर रहने का कहा। वो वापसी पर ड्राइविंग सीट के ठीक पीछे बैठी थी। अंगद ने टॉर्च घुमाकर ड्राइविंग सीट के नीचे देखा तो कोने में चमकती हुई चीज़ फंसी दिखाई दी। उसने मुस्कुराकर अंगूठी खींची और लाइट और दरवाज़ा बंद करके बाहर आ गया। ओह थैंक गॉड, उसने फौरन अंगूठी झपटी। ये लीजिए। इतनी परेशान क्यों हो गई थी? एक रिंग ही तो थी। फिर भी मुस्कुराया। दरअसल वो मेरी नहीं थी। आरोही को शर्मा सी गई। मॉम की पहनी थी। फिर तो ख़ास ख्याल रखना चाहिए आपको। बस पता नहीं कैसे परेशानी में लगातार मैं रिंग घुमाए जा रही थी तो परेशानी। अंगद एकदम चौंका। कैसे परेशानी? सारे सेंसेस एकदम चौकन्ने हो गए। तभी एकदम सवाल कर बैठा। कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही।
क्या शादी में कुछ बात हुई? ना चाहते हुए भी उसकी जिद बढ़ गई थी। आरोही ने हैरत से उसे देखा। वो आपस में इतने फिर हरगिज नहीं थे कि सुख दुख शेयर करते। फिर ये कैसी बेचैनी थी अंगद की, और अंदाज़ा भी इतना ठीक, बेशक वो विवान से मुलाकात की वजह से ही थी। सॉरी। आरोही की हैरत देखकर अंगद ने अपने लहजे की बेचैनी पर काबू पाया। बिना वजह पर्सनल हो गया। हैरत की बात तो यही थी कि दोनों भी अभी तक पोर्च में खड़े थे। ना अंगद ने अंदर की तरफ कदम बढ़ाया था, ना ही आरोही आगे बढ़ी थी। परेशान तो आप भी थे। जाने से पहले कुछ और भी कहना चाह रहे थे। आरोही को याद आया तो उसने एकदम पूछ लिया। हाँ। अंगद ने गहरा सांस लिया। एक उलझन है जो सुलझ नहीं रही। आप अपनी परेशानी की वजह बता दी तो शायद सुलझ भी जाए। जी क्या? कुछ ना समझते हुए वो उसे देखने लगी। अब उसकी परेशानी से अंगद को भला क्या लेना देना? वो सोच ही रही थी। मेरा ख्याल है अंदर चलते हैं। हल्का सा मुस्कुराकर अंगद ने अंदर की तरफ इशारा किया। अचानक ही दिमाग की घंटी ने बहकते दिल को मुट्ठी में ले लिया था। यहाँ तो खुद को संभालना एक इम्तिहान हो गया था। कैसे एक सादा दिल मासूम सी लड़की को समंदरों से गहरे जज्बों की खोज पर लगा देता। वो जो उसकी आंखों की गहराई से भी डर रही थी। जरा सी नज़र उठाकर देता तो हड़बड़ाकर दाएं बाएं होने लगती थी। उस वक्त भी हैरत आंखों में समाये उसके लफ्ज़ों पर गौर कर रही थी कि अचानक चांदनी दरवाजे में आई। अंगूठी नहीं मिली क्या? वो ज़ोर से चिल्लाई। हाँ मिल गई, वो कहते हुए तेज़ी से अंदर चली गई। काफ़ी मुश्किल से मिली है। देर हो जाने की सीधी सी वजह बिना उसके मांगे मिली। वो कुछ देर पहले के पल भर को अंगद के होंठों पर हंसी छोड़ गई। वो सीने पर हाथ बांधे खड़ा उसे अंदर जाते देखता रहा कि तभी होठों की हंसी फौरन खत्म हुई और दिल एक अनजाने डर से धड़क उठा। जो वो नहीं चाह रहा था शायद वही होने जा रहा था, और सरासर कसूरवार भी वो खुद ही था। फंक्शन से जब वो वापस आ रही थी, अनजाने में वो 2 या 3 बार उसे बैक व्यू मिरर से देखने की गलती कर बैठा था, जिसे आरोही ने भी बखूबी महसूस किया था। तभी तो जैसे ही उसकी नज़र मिरर की तरफ उठती, ठीक उसी लम्हे आरोही भी उसे देख लेती थी। शायद एक लहर अंगद की आंखों से सीधी आरोही के दिल तक पहुंचती थी। सुबह विराज का भाई का फ़ोन आया था। मैंने आज उन्हें डिनर पर इनवाइट किया है। टाई की नोट ढीली करते हुए हंसराज जी ने दीपा जी को कहते हुए कहा। जी अच्छा, मैं इंतज़ाम कर लूँगी। वो बेड पर बिखरी फाइलें समेटने लगी। आरोही है घर पर? दरवाजे का हैंडल दबाते हुए उन अचानक ख्याल आया। तीसरी बार वो लोग आ रहे हैं और आरोही हर बार घर पर नहीं होती। क्या सोचेंगे वो? मैंने विराज भाई और यामिनी को मम्मी की तबीयत के बारे में बताया था पिछली बार। उन्हें पता है कि आरोही नानी का ख्याल रखती है। दीपा जी ने सफाई देने की कोशिश की। जाने क्यों हंसराज जी की त्योरियां एक भी बल उन्हें अंदर तक सहमा देता था। आज विवान भी आ रहा है, बेहतर होगा कि तुम आरोही को बुलवा लो, ऑर्डर के अंदाज में कहते हुए वो वॉशरूम चले गए। तो टूक रवैया उनकी आदत का हिस्सा था। डिटेल बताने की ना उन्हें आदत थी ना ज़रूरत। उनकी आदत से ज़्यादा बातों के मतलब दीपा जी खुद ही समझ लिया करती थी। ये भी 22 साल के साथ रहने का कमाल था कि अब उन्हें हर बात का मतलब पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बाहर आकर उन्होंने जल्दी से मम्मी का नंबर मिलाया। फ़ोन इत्तेफाक से आरोही ने ही अटेंड किया। हो सके तो अभी चली आओ आरोही, तुम्हारे अंकल वगैरह आज आ रहे हैं, विवान भी होगा। तुम्हारे डैड चाहते हैं कि आज तुम उन्हें घर पर मिलो। प्लीज़ मॉम, कल ही तो आई हूँ और मेरा बिल्कुल मूड नहीं है वापस आने का। उसने मुंह बिसूरा। जिद मत करो आरोही, तुम्हारे डैड नाराज़ हो जाएंगे। मैं इंदु दीदी से कह देती हूँ कि चांदनी या नेहा को मम्मी के पास भेज दी। दीपा जी ने उससे ज़्यादा कुछ बोलने का मौका नहीं दिया। और हाँ, तुम राजू के साथ आ जाना। तुम्हारे डैड तो अभी ऑफिस से आए हैं, खाना खाकर रेस्ट करेंगे। और केशव आज कॉलेज ट्रिप पर शहर से बाहर गया हुआ है, शायद शाम तक वापसी हो। जी अच्छा। माँ के साफ अंदाज पर वो सिर्फ इतना ही कह पाई, लेकिन जब नानी से पता चला कि राजू भी आज छुट्टी पर है तो खुशी से उछल पड़ी। चलो शुक्र है, अब नहीं जाना पड़ेगा। सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो, माँ के बारे में कौन सोचेगा। नानी ने मुस्कुराकर उसकी थोड़ी ऊंची की सवालिया अंदाज में भवे उचकाई तो आरोही शर्मा गई। डरती क्यों है डैड से? आप भी नाना जी से इतना डरती थी क्या? तुम्हारे नाना तो बहुत नर्म और अच्छे दिल के इंसान थे। हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट सजी रहती थी। बस होता है हर एक इंसान का अपना मिजाज। तुम्हारे डैड जाने किन हालात और कैसे माहौल में पले होंगे। अपने गुस्से पर शायद उनका भी नियंत्रण ना हो। तुम लोग समझदारी का सबूत दिया करो। और तुम तो मेरी सबसे प्यारी और आज्ञाकारी बच्ची हो। उन्होंने प्यार से आरोही के माथे को चूमा तो उसने लाड से उनके कंधे पर सर टिका लिया। तो फिर नानू, मैं कैसे जाऊंगी? अंगद ऑफिस से आ चुका होगा, उसे कहती हूँ वो छोड़ आएगा। अंगद नाम कानों में पड़ते ही दिल अजीब मधुर स्वरों से ऊंचे नीचे होने लगा। जारी है, क्या आरोही अपने घर जा पाएगी? और जाएगी तो क्या अंगद के साथ जाएगी? और जाने के बाद क्या आज विवान से मिल पाएगी?
सारे सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इश्क वफ़ा में।